जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी बहन रिंकी कौल जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में, इस चिलचिलाती धूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाली 1 जून को आप सब एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कौल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का काम करिएगा, ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। मंच पर हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री आशीष पटेल जी, हमारे इस जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नंदलाल गुप्ता जी, हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सकल जी, सोनभद्र की दृष्टि से वरिष्ठ विधायक और इस घोरावल के विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य जी, हमारे सोनभद्र सदर के विधायक हमारे साथी श्री भूपेश चौबे जी, एक साधारण कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है या भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ऐसे सम्मानित विधायक कैलाश आचार्य जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राम प्रकाश दुबे जी, जिले के प्रभारी श्रीमान अनिल सिंह जी, लोकसभा के संयोजक अमरेश पटेल जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी और संयोजक विद्याधर तिवारी जी, कैलाश बैसवार जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख द्वय अजीत रावत जी, दीपक सिंह पटेल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री धर्मवीर तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री तीर्थराज जी, हमारे श्री सम्मानित लालजी तिवारी जी, सत्यनारायण सिंह पटेल जी, रामसेवक सिंह पटेल जी, मनोज देव पांडे जी, अनिकेत निषाद जी, सुरेंद्र मौर्य जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, मनीष पटेल जी, मंडल महामंत्री हमारे कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, जिले के महामंत्री हमारे यहाँ के सम्मानित सांसद पकौड़ी लाल कौल जी, और यहाँ पर मुझे एक और भी अपील करनी है। दुधी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी हैं, उनके लिए भी मैं आज यहाँ अपील करते हुए सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी भारी संख्या में माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 6वें चरण का मतदान 25 तारीख को होगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए इस बार का नारा है 4 जून को 400, जोर से बोलो 4 जून 400, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हमें 400 से अधिक सांसद जिताने का काम करना है। सोनभद्र मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में रिंकी कौल जी को यहां माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब रिंकी कौल जी का जो चुनाव निशान है कप प्लेट, उस पर वोट दे करके 400 पार के लक्ष्य को पूरा करोगे। दोनों हाथ उठा के बताओ जरा, पूरा करोगे? मुझे आप सब पर भरोसा है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ गरीबों के दुश्मन हैं, एक तरफ गुंडे अपराधी माफियाओं के साथी हैं, एक तरफ गरीबों के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए लगातार 18 घंटे काम करने वाले
सबसे शक्तिशाली और गरीबों के सबसे बड़े हमदर्द नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे विरोधी दल के लोग मिलकर के जिसे इंडी गठबंधन बनाया, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है और बहुत सारी पार्टियां उसमें मिली हुई हैं। लेकिन वो सारे पार्टियों के लोग मिल करके उनसे पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य है। उनका लक्ष्य गरीब की भलाई नहीं है, किसानों की भलाई नहीं है, नौजवानों का उज्जवल भविष्य नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी नहीं है, उनका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना भी नहीं है, उनका लक्ष्य ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत बने यह भी नहीं है। उन सबका लक्ष्य है मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना। आप बताओ मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने दोगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, हटाने दोगे क्या? यार आपकी जिम्मेदारी है। अरे पता नहीं आजादी के 70 साल बाद तो ऐसा नेता मिला है जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा गरीबों का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा महिलाओं का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा आदिवासियों का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा ओबीसी का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा दलितों का विकास कर रहा है। और एक तरफ वह लोग हैं जो इनके विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिनको झोपड़ी में रहना पड़ता था, कच्चे घर में रहना पड़ता था, उनको आवास मिलता क्या? दोनों हाथ उठा के तो मिलता क्या? मोदी जी के कारण से आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिताया और गरीबों के जीवन में ये जो खुशियों के पल आए हैं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अभी और 100 साल इंतजार करते, तब भी गरीब का पक्का घर नहीं बन सकता था, उनका पक्का आवास नहीं बन सकता था। मोदी जी ने एक जानकारी इकट्ठा की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। जब सपा बसपा कांग्रेस की मिली भगत वाली सरकार थी, इन लोगों ने सर्वे कराया था। उस सर्वे में बहुत सारे मेरे गरीब थे जिनको अमीर दिखा दिया गया और बहुत सारे अमीर थे जिनको गरीब दिखा दिया गया। किया गया कि नहीं? ऐसा किया गया। मोदी जी ने सब पता लगा लिया कौन कौन गरीब ऐसा है जिसको अभी आवास देना है। मोदी जी ने कहा 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी 3 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है, जिनको शौचालय देने की जरूरत है, जिनके दवाई का कार्ड बनाने की जरूरत है, राशन कार्ड बनाने की जरूरत है, नल से जल पहुंचाने की जरूरत है, बिजली लगाने की जरूरत है, गैस का कनेक्शन देने की जरूरत है। 4 जून को मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाना शुरू करेंगे। अब ये विरोधियों को डर लगा कि आने वाले जब 29 वाला चुनाव आएगा तो कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका अपना घर नहीं होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण कर रही है, फ्री में कि नहीं कर रही? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद यह राशन वितरण आगे 5 साल इसी प्रकार से और होता रहेगा। अब ये विपक्षी गठबंधन वाले हैं, इनको तो इस बात का इंतजार है कि देश में कोई सोनभद्र में, कोई बुंदेलखंड में, कोई देश के किसी राज्य में भूख से मर जाए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है और उसे गरीबों का दर्द मालूम है। वो कोई सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। जब वो पैदा हुए थे तो उनका घर भी कच्चा बना हुआ था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज का पैसा नहीं था, उनके घर में भी बिजली नहीं लगी थी, उनके घर में भी गैस चूल्हा और सिलेंडर नहीं था, उनके घर में भी
जल नहीं पहुंचता था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा, जो दर्द गरीबी के कारण मेरे माँ बाप और भाई बहन ने सहा है, इस देश के किसी गरीब को वह कष्ट नहीं होने दूंगा। उनका एक एक कष्ट दूर किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। यह संकल्प लेकर के 70 साल से अधिक की उम्र हो गई, 18 घंटे से अधिक काम करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते? एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर करते हैं। क्या है उनका लक्ष्य? क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाए, भारत का गरीब आदमी भी अमीर बन जाए, भारत के अंदर कोई भूखा ना रहे, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में माफिया ना रहे, अपराधी ना रहे, भ्रष्टाचारी ना रहे। उसके लिए वो बड़े बड़े कड़े कड़े कदम उठाए हैं। मोदी जी ने कहा है 10 साल का जो मेरा कार्यकाल है वो तो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। 4 जून के बाद। अब ये विरोधी बड़े घबराए हुए हैं कि मोदी जी 4 जून के बाद कौन सी पिक्चर दिखाएंगे। तो मोदी जी ने तो कहा है, न खाऊंगा, आगे मालूम है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे देश के गरीबों को, किसानों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश के और गरीब की भलाई में लगा दूंगा। अब जो जमानत पर है वो भी डरे हुए हैं, और जो जमानत पर नहीं है, घोटाला किए हैं, वो भी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मोदी जी गरीबों का शोषण करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पहले उनके पास गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की ताकत थी, लेकिन एक तराजू पे गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को बैठा दो, दूसरे तराजू पर गरीबों को बैठा दो, किसानों को बैठा दो, नौजवानों को बैठा दो, माताओं बहनों को बैठा दो। ये गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी कहीं टिकेंगे क्या? बताओ टिकेंगे क्या? दोनों हाथ लगा बताओ, टिकेंगे क्या? ये घोटालेबाज लोग हैं। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे होंगे जिनको मोदी जी दिल्ली से 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं, साल में 6,000 भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? अब ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनका हिसाब दूसरे प्रकार का रहता है। इसमें काफी सीनियर लोग होंगे, उनको मालूम होगा। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। मालूम है किसी को कि नहीं मालूम है? काफी लोगों को मालूम। लेकिन मोदी जी ने देश में 52 करोड़ गरीबों का खाता खोला है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 34 लाख करोड़ रुपया 10 साल में लोगों को भेजा है, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा, पूरा 34 लाख करोड़। जब देश में ईमानदार प्रधानमंत्री होता है तो गरीब का हक, किसान का हक, माताओं बहनों का हक, नौजवानों का हक उस तक पहुंचता है। आप बताओ जरा मुझे, सोनभद्र वालों, घोरावल वालों, भाजपा की सरकार आने से पहले बिजली का 1 घंटा आवत रही? बताओ जरा, याद है कुछ? सब भूल गए। क्या घंटा आती थी? और अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो कई दिन में बदला जाता है। फोन कर देते रही हो तो वही आके लगा जाता रहा हो। क्या पैसा दिए बगैर लगता है कि पैसा देख पड़ रहा है? और तो समझ लो, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, सपा बसपा वालों की सरकार थी, कांग्रेस वालों की सरकार थी, तब बिजली आती नहीं थी। और जब आपने कमल खिला दिया, भाजपा गठबंधन की सरकार बना दिया, तो बिजली जाती नहीं है। बताओ सही है कि नहीं सही है? ये सुशासन और विकास ये इंडी गठबंधन नहीं दे सकता, ये एनडीए गठबंधन दे सकता। गरीबों की भलाई इंडी गठबंधन नहीं कर सकता है। ये गरीबों की भलाई का काम एनडीए का हमारा जो गठबंधन है वो कर सकता। अब की बार 400 पार का नारा है। चौथे चरण तक आप सबके आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन 270 पार कर चुका है।
14 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि केशव जी कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। आज रायबरेली में भी मतदान हो रहा है और 14 की 14 सीटें में से 13 सीट हमारे पास पहले ही थी। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को भी हरा रहे हैं, कमल का फूल खिला रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो देखना, रायबरेली भी हमारा होगा और कन्नौज भी हमारा होगा। ये जो जोड़ी बनी है ना, ये 2017 में भी बनी थी। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस से गठबंधन किया। हमारा सबसे पुराना गठबंधन एनडीए का अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो अपना दल। उस समय भाजपा और अपना दल गठबंधन, उस समय स्वदेव और भारतीय समाज पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी थी विधानसभा चुनाव। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब उत्तर प्रदेश में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो हमारे 325 विधायक आपने जिताने का काम किया था, 325। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, तब भी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहां से पकौड़ी लाल जी को आपने रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके मोदी जी के सेना में शामिल होने के लिए भेजने का काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करने वाले, डींगे हाँकने वाले श्री अखिलेश यादव जी को आपने बता दिया, सोनभद्र हो चाहे मिर्जापुर हो चाहे बनारस हो, ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, यूपी भाजपा का गढ़ है। आपने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बना दिया। श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े, 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े। और वो कहे हम मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। अच्छा बताओ, मोदी जी और राहुल गांधी जी कोई तुलना है क्या? बताओ, तुलना है क्या? श्री राहुल गांधी जी देश चला सकते हैं क्या? 10 साल जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ये सुपर प्रधानमंत्री थे श्री राहुल गांधी। उस समय कुछ नहीं किए। इस समय कह रहे हैं आप मोदी जी को हटा दो, इंडी गठबंधन की सरकार बना दो, जो हम नहीं कर सके वो हम करेंगे। अरे 60 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया, 600 साल पीछे मेरे देश को ले गए, भ्रष्टाचार के दलदल में देश को डुबो दिया। इस कांग्रेस को तो मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूं। ये बेईमान पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी बनाना इस 2024 के चुनाव में। मैं आप सबको अपील करके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं। मैं नारा लगाया करता हूं विधानसभा में, तो मेरा नारा रहता है 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। लेकिन मोदी जी के लिए मैं नारा लगा सकता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बताओ है कि नहीं? बताओ, सर्वभाव बताओ है कि नहीं है? मोदी जी का कोई विरोध करता है क्या? कोई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहता है क्या? ये नेता अखबार और टीवी में, सोशल मीडिया पे भले दिखाई दे, धरातल पर इनका कोई कार्यकर्ता काम करता है क्या? इनके साथ गुंडे, अपराधी, माफिया होंगे, जनता इनके साथ नहीं है। जो हाल सोनभद्र का है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल। ये इंडी गठबंधन को कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब आईसीयू में पड़े हैं। जो बहुत बीमार हो जाता है उसे कहां डाला जाता है? कहां डाला जाता है? आईसीयू में डाला जाता है। अब ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब आईसीयू में पड़े। इनको ऑक्सीजन मत देना। मैं सपा को सांपनाथ कहता हूं, बसपा को नागनाथ कहता हूं, कांग्रेस को कालिया नाग कहता हूं। अब ये तीनों केवल देश की जनता को डसने का काम किए। बताओ, डसे हैं कि नहीं? जब इनको मौका मिला है तब लूटे हैं कि नहीं लूटे? बताओ। इनका नारा सबका साथ का नहीं, कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ अपराधियों का विकास, कुछ का साथ दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ भ्रष्टाचारियों का विकास और कुछ का साथ परिवार का विकास।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। मैं आप सब लोगों से यहां पर कहने आया, अगर आज मैं यहां पर आया हूं ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन में, जिसको आपने विशाल जनसभा का रूप दे दिया, इस जनसभा के माध्यम से मैं ये कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको स्थान भी देती है, सम्मान भी देती है। उत्तर प्रदेश में आपका केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम है कि नहीं? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, है कि नहीं? दूसरी बार। केवल केशव प्रसाद नहीं है, अब तो बगल में बिहार भी है। बिहार में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के रूप में हमारे सम्राट चौधरी जी वहां डिप्टी सीएम है। मालूम है कि नहीं? आप लोग मालूम? इधर हरियाणा चले जाओ तो वहां नायब सिंह सैनी जी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जरा मध्य प्रदेश चले जाओ तो मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर आप राजस्थान चले जाओ तो हमारे भजन लाल शर्मा जी बनाए गए कार्यकर्ता। विष्णुदेव साय जी आपके बगल में, झारखंड तो ये छत्तीसगढ़ तो जुड़ा हुआ है, और अभी झारखंड में भी 14 की 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। मैं गया था झारखंड में, मेरी 3-4 सभाएं हो चुकी। आप लोगों को खबर जल्दी आ जाती होगी, बिहार वाली, झारखंड वाली, छत्तीसगढ़ वाली आती है कि नहीं आती है? तो उधर कमल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा? बताओ। हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सब भारी अंतर से जीत रहे। आज मैं यही कहने आया हूं, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाओ जीत का अंतर। यह लक्ष्य लेकर मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? सब दोनों हाथ उठाकर बता, भरोसा है ना? तो मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह निवेदन करूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कब प्लेट का बटन दबा दोगे? दोनों हाथ उठाओ, जरा बताओ। मोदी जी ने एक बात और कही, 2014 में जब मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, बहुत समस्याएं थी देश में, बहुत सारी समस्याओं का मोदी जी ने समाधान कर दिया। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना बाकी है, लेकिन 2 बड़े विषय, एक अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद भव्य मंदिर का निर्माण। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या रामलला अपने जन्म स्थान पर आ पाते? क्या दोनों हाथ उठा के बताओ, आ पाते क्या? अब ये विरोधी लोग जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो भाषण दिलवाते हैं अपने नेताओं से, कहते हैं वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। और इनके मन में जो पाप भरा है वह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब 30 अक्टूबर 90 को एक कार सेवक के रूप में यहां मंच पर भी कई लोग बैठे हैं और केशव प्रसाद भी उसमें से एक है। हम लोग अयोध्या गए थे, राम भक्त निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, याद है कि भूल गए आप लोग? किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो जो मुकदमा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद निर्णित हुआ है और 100 साल चलता तो भी निर्णय ना होता। देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से निर्णय हुआ और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इन राम भक्तों के अपराधियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रायश्चित करने का मौका दिया कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के चरणों में शीश झुका करके गिड़गिड़ाइए कि जो हमसे अपराध हुआ है भगवान श्री रामलला हमें माफ करो, राम भक्तों हमें माफ करो। लेकिन निमंत्रण को ठुकराने का काम किया इन्होंने। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, श्री अखिलेश यादव जी के घर से 500 मीटर दूर उनका शव रखा हुआ था। उनको अंतिम विदाई देने के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं गए और
एक माफिया को मसीहा बता करके मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर चल करके गए, 500 किलोमीटर दूर चल करके गए। जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, उन्हें ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? आप सबको मैं अपील करके जा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको प्रणाम कहा है, राम राम कहा है, अभिवादन किया, कहा है कि मेरी ओर से कह देना 2024 की इस लोकसभा चुनाव में मैंने जम्मू कश्मीर से 370 जो हटाने का वादा किया था वो हटा दिया है और आतंकवाद का सदा सदा के लिए अंत कर दिया है। अब आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा कब्रिस्तान में पहुंचाने की जरूरत है। वो पहुंचाने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके किया या स्ट्राइक करके। मोदी जी ने आप सबसे अपील की 2019 में आप सब लोगों ने जितना वोट अपने अपने बूथ में दिलाया था, जितना वोट दिलाया था उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। बढ़ा सकते हो? जो बढ़ा सकते जरा हाथ उठा के बताओ। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो सपा की साइकिल को पंचर करके मैं नंदलाल जी को ही ये काम दे देता, उस साइकिल को पंचर करके उसके उर्जे पुर्जे खोल करके बढ़िया से पैकिंग करा करके यहां से सैफई श्री अखिलेश यादव जी को पार्सल कर देना चाहता हूं। तैयार हो? पार्सल कर देंगे, मैं कह दिया हूं, करवा दूं पार्सल? दोनों हाथ उठाए बताओ पहले। देखिए इधर नहीं उठा रहे हैं कुछ लोग, सब लोग तैयार नहीं हो क्या? और जो बाहर खड़े उनसे भी कह रहा हूं, सब लोग तैयार हो ना? सपा की साइकिल के पुर्जे पुर्जे खोल करके उसको बढ़िया सा पैकिंग करा करके श्री अखिलेश यादव जी के लिए पार्सल कर। सपा 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 समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बना करके भारत मां के चरणों में आप अपना ये जो शुभकामना है, विजय की माला है, वह उनके चरणों में सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि भारत मां ने बहुत पीड़ा सही। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जब से आपने सरकार बनाई, बताओ पाकिस्तान की हालत क्या है? मालूम है कि नहीं मालूम है? पहले कश्मीर मांगता था, आजकल भीख मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई तो पाकिस्तान वाले राहुल गांधी का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। वहां के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के लिए अच्छी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, हाई कोर्ट से उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इनके सांसद कौन होते थे? इनके विधायक कौन होते थे? अतीक अहमद होते थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते थे। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास की गारंटी देती है। मोदी जी सबके जीवन को खुशहाल बनाने की गारंटी देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। ये समाजवादी पार्टी जो एक तरह से अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, गुंडों को पैदा करने की फैक्ट्री है, इस पर सदा के लिए ताला लगा दीजिए। लगा दोगे? लगा दोगे? क्या रिक्की कौल जी प्रत्याशी हो सकता है सबके यहां 1 जून तक ना पहुंच पाए, तो प्रत्याशी कौन रहेगा? कौन रहेगा? हाथ उठा के बताओ। आपको अपने अपने बूथ पे प्रत्याशी की भूमिका में रहना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि जहां पर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां पर लोगों से कहना कि मैं ही उनका प्रत्याशी हूं, मुझे ही उनको वोट देना। रिक्की कौल जी को आप वोट दोगे, वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचेगा। तमाम दुष्प्रचार करने वाले आएंगे, कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, कहेंगे संविधान खतरे में। कह रहे कि नहीं? आजकल कह रहे। आप लोग जान लेना, ना लोकतंत्र को खतरा है ना संविधान को खतरा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आपने देश की सत्ता सौंप दिया है, तो अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी की राजनीति को खतरा है, राजनीतिक भविष्य को खतरा है, राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है। श्री अखिलेश यादव जी के सपा के समाजवादी पार्टी बनने का खतरा है। इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा
छुपा हुआ है, उन सबको जेल जाने का खतरा है। इसे झूठ का सहारा ले रहा है। झूठ का सहारा लेने वालों को आपको वैसे जवाब देना है जैसे आजकल भारत की सेना गोली का जवाब घोड़ा से देती है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देने का काम करते हैं। और हमारा कैप्टन अभिनंदन जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारता है और गलती से हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हमारा कैप्टन पाकिस्तान की धरती पर गिर जाता है और मोदी जी का एक फोन पाकिस्तान के शासकों को जाता है, मेरा कैप्टन अभिनंदन तुम्हारी धरती पर तुम्हें मारते मारते विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, गिर गया है, वापस करो 48 घंटे के अंदर। अगर नहीं वापस करेंगे तो मोदी जी ने कहा विश्व के मानचित्र पर दुनिया के सभी देश होंगे लेकिन एक देश नहीं होगा जिसका पाकिस्तान ना हो। यह कहने वाला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आपने बनाया है। जब एक गरीब बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब का कोई नुकसान नहीं होने देता, देश का कोई नुकसान नहीं होने देता। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका एक मंत्र है, एक ही लक्ष्य है, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा दल है, फिर हमारे यहाँ व्यक्ति है। इस लक्ष्य को लेकर के हमारी पार्टी में काम किया जाता है। आप सबसे निवेदन है 2024 के लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है, गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव है, 3 करोड़ हमारी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाला चुनाव है, नौजवानों के लिए रोजगार का अंबार लगाने वाला चुनाव है। कोई भूखा इस देश में न सोए उसकी गारंटी वाला ये चुनाव है। हर घर तक पीने का पानी नल से जल पहुंचे, सांसद जी विधायक जी के पास आपको हैंड पंप न मांगना पड़े, यह वह चुनाव है। 14 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम हो चुका, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, ये मोदी की गारंटी वाला चुनाव है। जो आप सोच रहे होंगे कि यह होना चाहिए वह सब पूरा करने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। उस संकल्प को सफल बनाने का अधिकार आपके पास है। आपको केवल एक कष्ट उठाना है, 1 जून को अपने मतदान केंद्र पर जाना है, कप प्लेट के सामने वाली बटन दबाना है, पता चलेगा सोनभद्र के किसी गरीब को पक्का घर मिल जाएगा, उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, कोई बीमार है तो उसका इलाज हो जाएगा, उसकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। अन्यथा सपा का नारा तो आप सबको याद होगा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, याद है? भुला गए आप लोग? यही रहता था कि नहीं रहता था? सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, जिसकी जमीन मकान कब्जा कर लिए, गुंडे अपराधी माफिया डीएम कप्तान को आदेश देते थे, आज बिल में घुस गए कि नहीं घुस गए? आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? सभी क्षेत्र की माफियागिरी का अंत करने का संकल्प लेकर के 2024 के चुनाव के मैदान में आए हैं। आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं। बातें बहुत हैं, मैं घड़ी देख रहा हूं आगे बढ़ रही है, मेरा प्रयागराज में भी कार्यक्रम है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा, आने वाली 1 जून को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा कप प्लेट और नरेंद्र मोदी जी को। यह मैं आप सबसे अपील करूंगा, यह सोनभद्र लोकसभा के लिए भी और जो हमारी दुद्धि है ना, दुद्धि विधानसभा सरवण जी को वहां पर कमल के फूल पर लोकसभा में कप प्लेट पर वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए